नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th एसएसटी की सोशल साइंस की और डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी के हमारे पीटी 1 को यानी कि पीरियोडिक टेस्ट 1 को। अब ये जो पीरियोडिक टेस्ट 1 मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। इससे एक तो आपको ब्लूप्रिंट यानी कि पैटर्न का आइडिया हो जाएगा, चाहे आप केवीएस के स्टूडेंट हो, चाहे आप जेएनवी के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हो, सीबीएसई स्कूल के, चाहे आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आपको एक मोटे तौर पर आइडिया होगा कि इस टाइप से पीटी 1 के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप से आपका पैटर्न रहेगा। दूसरा आपको आइडिया हो जाएगा कि पीटी 1 के लिए यानी कि जो शुरुआती कुछ चैप्टर्स है, 4-5 चैप्टर्स जो होते हैं कवर किए जाते हैं, तो उनमें से कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक वो आइडिया होगा। तीसरा ये कि ये जो क्वेश्चंस है आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि अब एनुअल पैटर्न है तो ये क्वेश्चंस आपके इन चैप्टर में से एनुअल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपका किस टाइप से रहेगा पीटी 1, किस टाइप से आपके क्वेश्चंस है जो आपके मिड टर्म के एग्जाम में या फिर आपके एनुअल एग्जाम में रह सकते हैं। तो ये आपको मैं जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार का ये क्वेश्चन पेपर है, पीटी 1 है, और जो कि मैंने तैयार किया है। यहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्ट है, क्लास ये आपकी 9th है, टाइम आपका 1 आवर 30 मिनट्स यानी कि 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा, और टोटल मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेंगे। हालांकि जो पीटी 1 होता है वो 40 मार्क्स का हो सकता है, कुछ स्कूलों में हालांकि इसको 50 मार्क्स का भी लिया जाता है। हालांकि वेटेज जो रहेगी वो एक जैसी रहेगी सभी स्कूलों में। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी यहाँ पे। और जो मैथ वर्क है वो हमें क्या करना है, आंसर शीट के अंदर अटैच करना है ताकि वो निकल ना जाए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए और मार्क्स कहाँ मेंशन किए गए, मार्क्स जो मेंशन किए गए वो क्वेश्चन के आगे मेंशन किए गए कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स करेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, वो दिया गया कि व्हाट वाज लीब्रे, यहाँ ये लीब्रे क्या था ये हमें बताना है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने चैप्टर किया है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया। तो लीब्रे क्या था, इट वाज द करेंसी ऑफ द फ्रांस, फ्रांस की करेंसी थी, ये मुद्रा थी जो कि 1794 में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, यानी कि उसको बंद कर दिया गया था। समझ में आ गया, क्या थी ये, फ्रांस की करेंसी थी और 1794 में इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक नेशन बनता है, यानी कि वहाँ पे एक चुनी हुई सरकार बनती है। तो वहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं ये हमें बताना है कि यानी कि लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो कौन थे आपको बताना है, वो थे नेल्सन मंडेला। ओके, मिस्टर नेल्सन मंडेला। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है हमें बताना। तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर, उसके बाद गमछा समझते हो ना, एक कपड़ा होता है जो आमतौर पे किसान रखते हैं, गमछा झाड़। इसमें उन 8 राज्यों के नाम से, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छै से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। तो इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया ये भी 1 मार्कर में रहेगा, पालमपुर गांव में कुल कितने परिवार रहते थे, तो वो थे 450 फैमिलीज टोटल थी, उनमें से 150 फैमिलीज थी वो लैंडलेस थी। तो हमें बताना कुल थी 450 फैमिलीज। ओके, इको का ये फर्स्ट चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वहां से लिया गया। उसके बाद 5th क्वेश्चन दिया गया, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे, तो वो थे मैक्समिलियन रॉबस्पियर। मैक्समिलियन रॉबस्पियर है जो बाद में फ्रांस के लीडर बनते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं और कुछ ज़्यादा ही सख्ती करते हैं कि इसी के कारण उनके जो काल था, जो पीरियड था, उसको आतंक का काल कहा जाता है, रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है उसे। तो मैक्समिलियन रॉबस्पियर थे, वो जैकोबिन क्लब के लीडर थे, मुख्य लीडर थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, अगला जो प्रश्न दिया गया ये भी 1 मार्कर में रहेगा, 6th क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट 8 क्वेश्चन आपके 1 मार्कर यहाँ पे दिए गए। 6th जो क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है ये हमें बताना है। तो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या होता है कि डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल कैन चूज देयर ओन गवर्नमेंट। ओके, डेमोक्रेसी क्या है, एक टाइप की गवर्नमेंट होती है इन विच पीपल कैन चूज देयर ओन लीडर्स, अपने लीडर्स, अपने रूलर्स को खुद चूज कर सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता खुद अपने शासकों का चुनाव करती है। ओके, उसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। वैसे एग्जैक्टली अगर लोकतंत्र की बात करें तो पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट, चूज भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं लोकतंत्र। लोक जमा में तंत्र,
लोक का अर्थ होता है लोक और तंत्र का अर्थ होता है शासन, लोगों की सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। तो ये इतना सा बताना है। उसके बाद नेम 2 रबी क्रॉप्स, 2 रबी की फसलों की बात यहाँ पे हमें करनी है, यानी कि 2 रबी की फसलें बतानी है। तो अपने यहाँ पे 3 प्रकार के मौसम होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। ओके, तो इसमें एक आसान सा तरीका ये होता है कि हिंदी में जब हम रबी की क्रॉप्स की बात करते हैं तो जैसे रे बी, 2 अक्षर हैं, रे और बी, ऐसी ज़्यादातर फसलों में 2 अक्षर आते हैं। जैसे गेहूँ मुख्य फसल है, जैसे चना 2 ही अक्षर है, ठीक, जैसे जो 2 ही अक्षर है। ओके, तो ऐसे जो छोटे छोटे नाम होते हैं वो फसलें कौन सी है, वो फसलें हैं जो रबी के मौसम के होते हैं। गेहूँ, चना, जो वैसे मस्टर्ड भी आ जाता है, सरसों भी इसी में आ जाता है, लेकिन इतने से हमें याद रह जाएगा कि ये रबी की फसलें होती हैं, शीत ऋतु की फसलें होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1 मार्कर में दिया गया, व्हाट इज ए रिसोर्स, संसाधन क्या होता है। कोई भी वस्तु जो आपके काम आ सकती है वो संसाधन कहलाती है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपने जो ईयरफोन ले रखा है, आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हो, आपके सामने जो घड़ी है, आपके हाथ में जो वॉच है, आपके पास जो नोटबुक है, ये सारी चीज़ें काम की है ना। रूम में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें काम की है ना, सब कुछ रिसोर्स है, संसाधन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन दिए गए इस क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। क्या है, चलिए इसको रीड करते हैं फिर समझते हैं कि ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी इंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमें क्या बताना है कि उन डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची तैयार करनी है जो फ्रांस की क्रांति की देन है, जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले। तो कौन कौन से हैं, जैसे राइट टू वोट है, वहाँ से हमने सीखा है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी वहीं से मिला है। ओके, 1 नेशन 1 लॉ यानी कि रूल ऑफ लॉ है, वो भी वहीं से सीखा है। तो ये 3 या 4 या 5 लिखे जा सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और राइट टू वोट आ गया, 1 नेशन 1 रूल आ गया, 1 पर्सन 1 वोट, ये चीज़ें भी वहीं से निकल के आई। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मिली है। उसके बाद नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, ये हमें बताना है। तो भारत कहाँ आता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ को इक्वेटर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि हिंदी में कहें तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। भारत क्या आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बतानी, तो इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, उत्तरी अक्षांश, हिंदी में लिखोगे उत्तरी अक्षांश और इंग्लिश में लिखोगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ओके, एंड उसके बाद एंड लिखना है, एंड 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, इसके आगे लिखोगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, यानी कि इसके बीच में इंडिया जाता है। तो आपको भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो लिख करके बतानी है इस क्वेश्चन में। तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इसके 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले बताओगे कि उत्तरी गोलार्ध में आता है, बाकी आप इस लोकेशन को लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या है, ये हमें बताना है। कुछ 3-4 बता दोगे। पहले तो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित में है। भारतीय संविधान कैसा है, लिखित है, क्योंकि लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। कैसा है भारत का, लिखित है। सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवित, एक तरीके से सजीव ये डॉक्यूमेंट है। सजीव कैसे, किसमें समय समय पर बदलाव किए जा सकते हैं, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है 1 नेशन 1 रूल, यानी कि पूरे देश के लिए एक जैसा कानून है, इसमें तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे संविधान ने दिया है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान रूप से वोट डालने का अधिकार दिया गया है। पांचवी विशेषता डेमोक्रेटिक कंट्री, कि भारतीय संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश डिक्लेयर किया, यानी कि लोक सरकार को चुनेंगे। रिपब्लिक कंट्री, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी डिक्लेयर किया है कि भारत क्या होगा, एक रिपब्लिक गणराज्य होगा, क्योंकि देश का जो मुखिया वो चुना हुआ होता है। उसके बाद आप बात करोगे फंडामेंटल राइट्स की, आम लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यानी कि ये कुछ विशेषताएं लिख सकते हो कि ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। क्लियर। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मेंशन मेन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ पालमपुर विलेज, कि गैर कृषि कार्यों से आप क्या समझते हैं और पालमपुर में प्रमुख गैर कृषि कार्य कौन सी, ये में बताने हैं। तो यहाँ देखिए कि गैर कृषि कार्य कौन से होते हैं। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है ऑल दोज एक्टिविटीज विच डू नॉट
इंक्लूड एग्रीकल्चर, कि जिसमें एग्रीकल्चर को छोड़कर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसको हम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहेंगे। यानी कि कृषि को छोड़ करके जितने भी काम धंधे हैं उनको हम कहेंगे गैर कृषि काम धंधे। अब पालमपुर गांव में कौन कौन से, जैसे डेयरी हो गया, ओके, परिवहन के साधन हो गए, ऐसे छोटे मोटे लघु उद्योग हो गए, या शॉपकीपिंग दुकानदारी हो गई, तो वो क्या है, वो सारी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आ जाती है। ओके, डेयरी, दुकानदारी, उसके बाद आ गया परिवहन के साधन जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसकी बात की थी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, छोटे लघु उद्योग वहां पे लगे हुए, तो ये सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में 5 मार्कर में दिया गया, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कि यानी कि कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना है तो कौन कौन से फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर जो इको का है उसमें से लिया गया। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। पहला होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, ठीक, पानी आ गया, मिट्टी आ गई, खनिज आ गई, ये सब कुछ आ गया। दूसरा होता है आपका लेबर, ओके, सेकंड है आपका लेबर, यानी कि जो काम करेंगे, हु विल डू द वर्क, जो खेत में काम करेंगे, जो इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो दूसरा ये है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना कि लेबर 2 टाइप का हो सकता है, स्किल्ड अनस्किल्ड, कुशल या अकुशल हो सकता है। जो टेक्निकल काम होते हैं उसमें हमें ट्रेंड लेबर चाहिए, स्किल्ड चाहिए। जो ऐसे काम है जिसमें बोझा उठा के इधर से उधर रखना है उसमें अनस्किल्ड भी चलेगा। तीसरा होता है फिजिकल कैपिटल, यानी कि भौतिक पूंजी हिंदी में कहेंगे तो फिजिकल कैपिटल जो हो गई उसमें क्या आ गया, उसमें आ गया जैसे कि जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे क्या क्या चाहिए, जैसे आपको खेती करनी है तो उसमें मशीन एंड टूल्स चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए, स्प्रे चाहिए, वो सब कुछ सारी चीज़ें चाहिए, तो वो क्या है, फिजिकल कैपिटल है। ये 2 टाइप की हो सकती है, फिक्स्ड और वर्किंग। फिक्स्ड कौन सी होती है, फिक्स्ड स्थायी पूंजी वो होती है जिसको एक बार खरीद लिया कई सालों तक काम चला सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर है, एक बार खरीदा कई सालों तक काम चलेगा। कोई जूस की रेडी लगा रहा है तो उसकी जूस वाली जो रेडी है वो कई सालों तक काम देगी, तो वो फिक्स्ड कैपिटल है। ओके, और वर्किंग कौन सी है, जैसे कच्चा माल, गन्ना से वो जूस निकाला है तो गन्ना क्या है, हर बार नया चाहिए उसे। पैसा एक बार गया दूसरी बार नया आएगा ना, ऐसे खाद बीज स्प्रे वगैरह जो होता है वो वर्किंग में आ जाएगा। और चौथा फैक्टर होता है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि हम मानव संसाधन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन चारों के बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या, ये हमें बताना है। तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता पहले तो यह होता है ये लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है। ओके, यानी कि मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। सेकंड, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पीपल कैन चूज देयर ओन गवर्नमेंट, अपनी सरकार को खुद चुन सकते हैं। फिर नेक्स्ट बताओगे कि पीपल कैन चेंज देयर ओन गवर्नमेंट, लोग अपनी सरकार को खुद बदल भी सकते हैं। ऑल द पीपल हैव 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट एक वैल्यू होती है सबकी। इसमें एनीवन हैविंग द राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ओके, इन डेमोक्रेसी वी ऑल हैव इक्वल राइट्स, हमारे पास एक समान अधिकार होते हैं। देयर इज ए रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी में कानून का शासन होता है। ओके, यानी कि ये कुछ फीचर्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद 15th जो आपका क्वेश्चन दिया गया 5 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, ये हमें बताना है कि व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसमें पहला तो यूं कह सकते हैं कि वीकनेस ऑफ द लुई 16 की जो वीकनेस, कमजोरी थी, निकम्मा था, क्योंकि वो ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो एक तो वो कारण था। दूसरा कारण था कि आर्थिक हालात, आप लिख सकते हो कि खराब आर्थिक हालात, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, कि युद्धों में उलझे रहे थे फ्रांस। ओके, उसके कारण शाही खजाना था वो खाली हो चुका था। तीसरा ये था कि सामाजिक भेदभाव, सोशल एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, कि जो 3 एस्टेट थे उसमें से तीसरे एस्टेट को ही सिर्फ टैक्स देने पड़ते थे, इससे वो लोग नाराज थे। चौथा कारण था महंगाई, कि उस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। 5वां कारण अनाज की कमी हो गई थी, जैसे कि वहाँ अकाल पड़ रहा था, उसके बाद जैसे बर्फबारी वगैरह होती तो उससे फसलें बर्बाद हो जाती है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि ऐसे कुछ कारण थे जिसके कारण फ्रांस की क्रांति होती थी। 5-6 कारण को आपको कॉजेज को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मैप वर्क भी दिया गया है। मैप वर्क है ये आपका दिया गया है यहाँ पे। मैप वर्क में हमें टोटल 5 पॉइंट्स दिए गए, यानी कि 5 मार्क्स का आपका मैप वर्क रहेगा। तो इसमें यहाँ दिया गया आपका बे ऑफ बंगाल आपको शो करनी है, सिक्किम आपको शो करना है, भूटान आपको शो करना है, गुजरात आपको शो करना है, जयपुर आपको शो करना है। तो मैप दिया जाएगा, उसमें आप इनको शो कर पाओगे, ईजिली शो कर पाओगे। ओके, तो ये आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 था कि पैटर्न कैसा रहेगा। और ये क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे दिए गए, ये सारे क्वेश्चन आपके मिड टर्म के एग्जाम, एनुअल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये
इस टाइप से जो क्वेश्चन पेपर है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप जितने क्वेश्चन पेपर कहोगे, जिस भी सब्जेक्ट का कहोगे, सारे सब्जेक्ट के शेयर कर दिए जाएंगे। डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर कि आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पर कैसा आता है। इसके साथ साथ आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है SST की, सोशल साइंस की, सारे चैप्टर हमने शेयर कर दिए हैं। यानी कि जो चैप्टर 1-2 चैप्टर कोविड में डिलीट हो गए थे तो उन चैप्टर की वीडियो भी आ चुकी हैं। इंग्लिश के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आ चुकी है। हिंदी के भी हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। साइंस के भी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दिए। यानी कि बहुत कुछ मसाला आपके लिए 9th का है, 10th पूरी की पूरी करवा रखी है। तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे ढूंढ लीजिए कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।